स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर चौमू से है। यहां पानी पर संग्राम हुआ। पानी को लेकर आरएलपी ने हल्ला बोला, जमकर हंगामा किया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चूंकि सड़क पर जाम लगाया हुआ था, इसलिए सड़क पर वाहनों की लंबी कतार दोनों ओर लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चौमू के थाना मोड़ पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। थाना मोड़ पर आरएलपी कार्यकर्ता एकजुट हुए और सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया। लगातार जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरा घटनाक्रम बताएं। पूरा मामला चौमू कस्बे का है, जहां विगत कई दिनों से है जो पेयजल संकट बरकरार है। इस मांग को लेकर कई बार ग्रामीणों ने है जो जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग का कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर आज जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं वो छुट्टन यादव के नेतृत्व में वो जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोश इतना था कि उन्होंने जो थाना मोड़ के पास जो रोड है उस पर सड़क भी जाम कर दी, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई है। सूचना पाकर है जो चौमू थाना पुलिस मौके पे पहुंची है और जो प्रदर्शनकारी है उनको समझाइश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पे नहीं आएंगे और उनकी मांग का समाधान नहीं होगा, जब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हीरालाल, आपने कहा कि जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आरएलपी ने इस प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन नहीं ली थी? जी, जिस प्रकार से अभी प्रदर्शन चल रहा है उस बातचीत करने के लिए अभी हमारे पास वो मौजूद नहीं है। हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी प्रदर्शन है, वो लोग अभी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। पुलिस है जो उनसे समझाइश कर रही है। जब मामला शांत हो जाएगा उसके बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि पुलिस भी उसी बाद में बता पाएगी कि उन्होंने परमिशन ली थी। जहां तक बात सामने आ रही है कि इस प्रकार के प्रदर्शन की अमूमन कोई जो परमिशन नहीं ली जाती है और इस सड़क पर आके जो प्रदर्शनकारी है वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं वहां पर प्रदर्शन के दौरान? वो क्या मांगे उठा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो क्षेत्र में पेयजल समस्या बरकरार है, जो पेयजल समस्या बनी हुई है जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है, उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जो कस्बे में है पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए, जो पानी के टैंकर है उनसे भी आपूर्ति की जाए, लोगों को परेशानी नहीं हो, यही उनकी मांग है। तो क्या जलदाय विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस क्या आश्वासन दे रही है इनको? पुलिस का कहना है कि भाई आप जो प्रदर्शनकारी है उनको समझाइश करिए कि सड़क से हटकर वो जलदाय विभाग के कार्यालय पास ही में स्थित है, वहां जाकर अपनी मांग रखे, अधिकारियों से बातचीत करे, आमजन को परेशानी न हो इसलिए सड़क खाली करे। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पे पहुंच चुके हैं और वो जो प्रदर्शनकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको समझाइश कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव 2022 से जुड़ा ये अपडेट है। आज प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख है 10 जून को। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 10 जून को शाम 5 बजे से मतगणना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखना होगा कि क्या आज कोई अपना नाम वापस लेता है। तो राज्यसभा चुनाव 2022 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। संख्या बल के लिहाज से उनके खाते में 2 सीटें तो कंफर्टेबली जा रही हैं, एक को लेकर जद्दोजहद जारी है। वहीं बीजेपी ने एक आधिकारिक प्रत्याशी उतारा है और एक निर्दलीय प्रत्याशी को उनकी ओर से उतारा है। एक सीट के लिए कंफर्टेबली नंबर बीजेपी के पास है, लेकिन दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी जिसे वो बैक कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी भी जद्दोजहद में लगी हुई है। और इस बीच आज यानी 3 जून 2022 आज प्रत्याशी अगर चाहें तो राज्यसभा के रण से अपने कदम खींच सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद आज का दिन गुजर जाने के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुकाबला किनके बीच है, फिर 10 जून का इंतजार रहेगा जब मतदान और मतगणना दोनों होगी। चलिए बढ़ते आगे। खबर उदयपुर से है। कांग्रेस के नेता 4 दीवारी में कैद हैं। मैं बात कर रहा हूं बाड़ाबंदी की। कांग्रेस के 66 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं। वही होटल जहां पर कांग्रेस ने हाल ही में चिंतन शिविर किया था, उसी में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है।
देखिए वो नाम जो वहां पहुंच चुके हैं, मंत्री बीडी कल्ला, ममता भूपेश वहां पहुंच चुके हैं, होटल में है। प्रसादी लाल मीणा, अर्जुन बामणिया होटल में है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि आज भी कई विधायक अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मीडियम से, अपने अपने माध्यमों से उदयपुर पहुंचेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आज उदयपुर आएंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की सेंधमारी रोकने के लिए अपने विधायकों की उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ाबंदी की है। अब तक 8 मंत्रियों समेत 66 विधायक पहुंच चुके हैं। उदयपुर के होटल ताज अरावली में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बाड़ाबंदी में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक बस से कांग्रेस के विधायक उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार सुबह मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे। विधायकों की बाड़ाबंदी को लेकर रिसोर्ट को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है। आसपास के इलाके में 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, जहां पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। मुख्य मार्ग पर पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही पुलिस के जवान रिसोर्ट वाली रोड पर किसी को जाने दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बाड़ाबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि पार्टी से प्रशिक्षण शिविर बता रही है, लेकिन जालोर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ाबंदी में पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल भी मौजूद थे। पूराराम ने कहा, बाड़ाबंदी कायदा है, जाना तो पड़ेगा और हम सभी विधायक 2-4 दिन वहां रहेंगे। की सरकार है, हम तो बैठे तो कई बातों में बाड़ाबंदी होगी, वहाँ बाड़ाबंदी होगी। सरकार आपकी है तो बाड़ाबंदी करने की जरूरत क्या है? जब आपके विधायकों के ऊपर ही आपका भरोसा उठ गया है तो फिर बाड़ाबंदी किस बात की करनी? तो मतलब लोगों को भरोसा उठ जाएगा। हम तो बैठे हैं नान से, ये मेरे पास फोन आया था अभी, घनश्याम जी से मेरी बात हुई, वैसा मैं 6 तारीख को आऊँगा। बोला 5 शहर हो रहा, मुझे कोई बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है। आप भी बदल में रख देना, मैं आपको बोल दे दूँगा, सेकंड रूल का देना है, मैं अपने आप दे दूँगा। हर कायदा है कि बाड़ाबंदी में तो आने ही पड़ेंगे, तो रूल्स है। तो हम एक जगह 2-4 दिन है वो सारे विधायक मिल करके रहेंगे। आज कांग्रेस की स्थिति ये क्यों बढ़ी, उसकी वजह क्या हुई? वैसे लोग वहाँ सब तरस रहे थे बिजली के लिए, और जो पूरी सरकार है वो 129 दिन 5 स्टार होटलों में पड़ी। कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। मदन दिलावर ने कहा, सरकार ने तमाम विधायकों की जासूसी के लिए पुलिस लगा दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराधियों को पकड़ने की जगह पुलिसकर्मियों को विधायक की जासूसी में लगाना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सभा के सदस्य हैं, यानी विधायक हैं, हम पर इस कांग्रेस सरकार ने जासूसी के लिए पुलिस लगाई हुई है। कि जयपुर में हम न्यू सांगानेर रोड पर अरावली एनक्लेव है, जिसमें एमएलए के 104 परिवार रहते हैं। इन परिवारों को कल शाम से पुलिस तंग कर रही है। बाहर जाते हैं तो नाम पूछते हैं, अंदर जाते हैं तो आईडी बताओ, और ऐसे करके तंग कर रही है। यानी हमारा जीना हराम हो गया है। हमको हमारे परिजन दूध भी लेने जल्दी जा पाए, बच्चे दूध के लिए भी तरस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार का अन्याय है। आखिर में हमारी जासूसी किस बात के लिए? हम पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, किस ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, क्या परेशानी है आपको? आप ऑर्डर तो बताते ही नहीं हो, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं, कहते सरकार ने भेजा है, सरकार ने लगाया है। तो सरकार हमारी जासूसी के लिए, एमएलए की जासूसी के लिए क्यों लगा रही है? और जासूसी करना है तो हमसे स्वीकृति लो, हमसे पूछो, या हमारा सरकार का ऑर्डर बताओ। पर सारे एमएलए को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे बसपा के हैं, सबको ये यहाँ की पुलिस तंग कर रही है, क्योंकि वह कहती है कि मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है, और हम सब यहाँ मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर से जासूसी कर रहे हैं और हमें बताते हैं कि कहां कौन कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में पार्टी सांसद अपने इलाके में केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। कहा 8 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने धारा 370 और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे कई बड़े काम किए हैं। उनके 8 साल के काम को लेकर हमारे संवाददाता आशीष ने सांसद जसकौर मीणा से बातचीत की। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो लोकसभा सांसद हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं और उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। हमारे साथ दौसा सांसद जसकौर मीणा जी हैं। मैडम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं 8 साल में जो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं और आगामी जो समय बचा उसमें क्या प्लान है? 8 साल बेमिसाल भारत की आज़ाद भारत के अंदर आज़ादी के बाद ये 8 बरस एक ऐसे नेतृत्व ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब की, हर इंसान की, देश की सुरक्षा की और अन्य अन्य कई कार्यों में आज देश का सम्मान बढ़ाया, देश में और विदेश में दोनों तरफ सम्मान बढ़ाया। और मैं कार्यों की बात गिनाऊं तो आप 8 वर्ष के अनेक कार्य हैं, लेकिन प्रमुख कार्यों को देखें तो देश को अखंड भारत का निर्माण करने में धारा 370 हटाई और इसके साथ ही सम्मानजनक महिलाओं को सम्मान देने के लिए 3 तलाक का कानून पास किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विदेशों में रहे हुए जो अल्पसंख्यक थे उन सभी को शरणार्थी की जीवन जीना पड़ रहा था, उनके लिए सीएए का कानून बनाकर नागरिक कानून संहिता का जो दर्जा दिया और उनको भारत का एक सम्मानजनक पद दिया नागरिक बनने का, ये बहुत बड़ा काम है। और आज भी मैं देखूं कि विकास के क्षेत्र में देखें तो हम सागरमाला कार्यक्रम देखो या कनेक्टिविटी में, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, भारत सरकार ने जो कीर्ति स्थापित की, दौसा की जनता तो इसको आंखों से देख रही है। और मैं सोचती हूँ कि आप सभी मीडिया बंधुजन भी इस बात को देखें कि आज 31 तारीख को 11वीं किस्त 30 सेकंड के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर 21,000 करोड़ की किस्त जिस तरह से गई, क्या कभी इस तरह से सीधा पैसा पहुंचा? ये 8 बरस के इस क्रियाकलाप को यदि देखें तो ये स्वर्णिम युग है और मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, सम्मानजनक प्रगति कर रहा है। दौसा की बात करें तो दौसा के लिए क्या आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो 8 साल में, और जो समय बचा है उसमें क्या है आपका प्रयास रहेगा? दौसा के लिए मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं कहना चाहती हूं कि व्यवसायिक क्षेत्र में भले ही हमारा सिकंदरा का पत्थर का तरस काम हो, उसको यदि मार्केट मिलना है, उसको यदि अन्य जगहों पर पहुंचाना है तो उसके लिए भी काम हुआ है। और इसके अलावा दौसा के लिए जो ये रोड निकला है दिल्ली बॉम्बे का, और इसमें आप भांडारेज के काम को देखो, आप डूंगरपुर में देखो, आप उससे आगे लालसोट विधानसभा में जब देखेंगे तो जिस तरह की कनेक्टिविटी बनी है सरल, सुगम और व्यावसायिक दृष्टि से, ये बहुत ही कीर्तिमान काम है। दौसा पूरा का पूरा जिला इससे लाभान्वित होगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले में विजय बेनीवाल, जिनका कल मर्डर हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। हनुमानगढ़ के उनके पैतृक गांव भगवान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। विजय की मौत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा और दुख भी नजर आया। कल कुलगाम में विजय की हत्या हुई थी। आतंकियों ने बैंक में घुसते विजय पर गोलियां चलाई थी। हनुमानगढ़ के पैतृक गांव में विजय का अंतिम संस्कार हुआ। जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो जाहिर तौर पर अपने बीच से एक व्यक्ति को खोने का दुख उनमें नजर आया। वो मातम में डूबे नजर आए, लेकिन इस बात से गुस्सा भी नजर आया कि आखिर कश्मीर में ये जो सब हो रहा है, ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, वो कब जाकर रुकेगा, कैसे उसे रोका जाएगा और क्या उसे रोक भी पाएगी सरकार। ऐसे में कई गंभीर सवाल ये लोग भी खड़े कर रहे हैं। कल कुलगाम में विजय जब बैंक की ओर जा रहे थे, बैंक के पास ही आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बाड़मेर के खूमे की बेरी में कुएं पर काम करते समय एक युवक अचानक 150 फीट गहरे कुएं में मिट्टी में दब गया। प्रशासनिक अधिकारियों और रेस्क्यू टीम ने आदम खान को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और करीब 12 घंटे बाद रात 12:30 बजे के आसपास उसे जिंदा निकाल दिया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया, जहां उसकी हालत ठीक है। बताया जा रहा है खूमे की बेरी गांव में पूर्व उप सरपंच महेशाराम के घर 5 साल से बंद कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। 4 दिन से कुएं की गहराई बढ़ाने का काम हो रहा था। मजदूरों ने 3
फर्मे बांधे, लेकिन जब खुदाई शुरू की तो तीनों ढह गए और वो 150 फीट नीचे मिट्टी में दब गया। चूरू के गांव दांदू में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। घर के बाहर बिजली पोल के करंट की चपेट में आकर 4 साल के मासूम बालक की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि 4 वर्षीय मासूम गौरव अपने घर से बाहर अकेले खेल रहा था। अचानक बिजली के पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से करंट जमीन पर दौड़ा, जिसकी चपेट में आकर बालक बेहोश हो गया। परिजनों को पता लगने पर गौरव को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने आज इकट्ठा होकर नगर परिषद कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि पहले उन्हें 2 महीने और 8 दिन का वेतन चाहिए, उसके बाद ही वे काम पर लौटेंगे, वरना अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करेंगे। मांगे इस तरीके की बरसों से हमारे पुराने कर्मचारी काम करते आ रहे, उनको हटा दिया जा रहा है और बरसों से ही उनका बहुत पुराना IF का पैसा काट लेते हैं, वो आज तक भुगतान नहीं है और हमारा 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा है अभी तक और प्रशासन बिल्कुल आनी-कानी करता है, सुनता नहीं है और कहते हैं और पुराने आदमियों को सबको करीब 40-50 आदमी हटा दिया। बैंक ब्याज से कई गुना ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कोटा में सैकड़ों लोग एक चिटफंड कंपनी में निवेश कर ठगी का शिकार हो गए। मामले की जांच अब SIT कर रही है। मामले में अब तक 35 केस दर्ज हुए, लेकिन अभी तक फरियादियों को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि केस में आरोपियों की मदद करने वाले गुमानपुरा थाने के SHO और एक SI को सस्पेंड कर दिया गया। मेरा परिचित था ओम सैनी तालेड़ा वाला, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है शॉपिंग सेंटर में, तो वो हमारे से सामान लेने आता था। तो इसने कंपनी के बारे में बताया मुझे 2015 या 16 में कि हमारी कंपनी है और हम लोग इन्वेस्ट करके पैसा आपको डबल देते हैं 3 साल में। तो मैंने इसको मना कर दिया कि भाई इसके अंदर रिस्क है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फादर भी मेरे उस टाइम जिंदा थे, तो हमने मना कर दिया। फिर ये मुरली मनोहर नामदेव को लेके आए एक बार, तो मैंने तब भी मना कर दिया कि हमें समझ में नहीं आती ये चीज़, ये प्राइवेट काम है। फिर ये मरोठा जी को, गिरिराज नायक को और इनको जो 4-5 जने हैं इनको लेके आया खातेदारों को कि हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, हम इसके एवज में आपको ज़मीन देंगे सिक्योरिटी के लिए और डबल का एग्रीमेंट देंगे पूरा। तो मैं विश्वास में आ गया, सब जने आए। तो इसके बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ कैश लिया, कुछ बैंक से पैसे लिए, किसी तरह से करके लगभग मेरा और मेरे ब्रदर का इनको जहाँ से मिल के करीब 55 लाख रुपए हड़प लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें RD करो, इसमें RD तो 3-4 साल से RD हम उसके यहाँ करवा रहे थे। घर से पैसे ले जाते थे, घर पे वापस RD के पैसे आते थे जो दे भी जाते थे, तो हम विश्वास में थे। फिर उन्होंने उनके जमाई हिमांशु विजय जी को बोला और उनका हमारे घर लेकर के आए कि भाई प्रॉपर्टी में ये पैसा लगवाना के लिए हमको मतलब प्रोत्साहित किया कि आप लगाओ, आपके डबल हो जाएंगे। तो 2 लाख की प्रॉपर्टी का मतलब हमको कागज़ भी दिए उन्होंने और कि आपको कागज़ से मतलब नहीं, आप इसको बेच भी सकते हो चाहो तो, और नहीं तो फिर 3 साल में आपको डबल तो मिलेंगे ही सही। तो उस तरह से हमको आकाशवाणी में बुला के और सारे साइन वाइन भी करवाए। तो अभी RD का पैसा भी हमारा मतलब एक RD थी उसके तो आ गए और दूसरी 5000 की जो RD थी उसके पैसे भी नहीं आए और ये प्लॉट के लिए भी कुछ भी उसके पैसे आए ही नहीं हमारे पास। और मेंबरशिप है 2 लाख की, 1-1 लाख की 2 मेंबरशिप है, उसके भी पैसे अब 4 साल में आने थे डबल और साल में वो कह रहे थे हम आपको ब्याज देंगे, तो 1-2 बार दिया और उसके बाद फिर नहीं दिया उन लोगों ने। इस तरीके से इन्होंने कहा कि इनके जो वो है ना हिमांशु विजय CA, तो उनके ससुर हैं सत्येंद्र कुमार विजय, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पैसा लगा दो इसमें डबल हो जाएगा 3 साल में, और इस तरीके से मेरे से वो पैसे लगवा दिए और बोला आपको सिक्योरिटी के लिए प्लॉट दे रहे हैं, यहाँ गुरुद्वारा के सामने हमारी कॉलोनी कट रही है और 3 साल, और आपको तो पैसे से मतलब पैसे लेना, प्लॉट तो खाली नाम के लिए भाई आपका वो है। झालावाड़ में भोपाल के बदमाश मुख्तार मलिक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में तैनात अतिरिक्त
पुलिस जाब्ता किया गया है। झालावाड़ डीएसपी जिला अस्पताल पहुंचे। आज जंगलों में मुख्तार घायल अवस्था में मिला था। जिला अस्पताल उसे पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले क्रॉस फायरिंग और गैंगवार की घटना हुई थी, उसमें 2 दिन से गायब था। एसडीआरएफ और हमारे द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है। डैम की तलाशी ली गई, जंगल की तलाशी ली गई। आज सुबह ग्रामीण जनों ने हमारे सूचना दी थी कि एक व्यक्ति यहाँ पे घायल अवस्था में मिला है। मैं और हमारे अधिकारी, मैं एसडीआरएफ के 108 एम्बुलेंस लेके हम लोग वहाँ पहुँचे और इसको लेके आए थे। जिंदा था उस टाइम, असनावर हॉस्पिटल लेके आए थे, तब बेहोशी हालत में उसको रेफर किया गया था। अभी यहाँ जिला अस्पताल में लिखते हैं, यहाँ भी इसको मृत घोषित किया। फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में और मैं आपके साथ रंजना रावत। इस एपिसोड में जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी अहम खबरें और जानकारियां, तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए अपनाएगा ग्रेडेड अप्रोच। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने की दिशा में ग्रेडेड अप्रोच अपना रहा है। रिजर्व बैंक भारत में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने की कवायद में लगा हुआ है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीडीसी के डिजाइन को मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी और पेमेंट्स सिस्टम्स के कुशल संचालन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। रिजर्व बैंक सीबीडीसी के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पायलट्स और लॉन्च में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए ग्रेडेड अप्रोच अपना रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल सीबीडीसी के उन डिजाइन एलिमेंट्स की जांच की जा रही है जो बहुत कम या बिना किसी परेशानी के लागू किया जा रहा है। आरबीआई एक्ट 1934 में एक जरूरी संशोधन को फाइनेंस बिल 2022 में शामिल किया गया है। यह फाइनेंस बिल 2022 लागू कर दिया गया है, जो सीबीडीसी शुरू करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क मुहैया कराएगा। एसईसी मुकदमा खत्म होने के बाद रिपल सीईओ तलाशेंगे आईपीओ की संभावना। रिपल के नेटवर्क में वेल्स अब भी अल्टकॉइन एक्यूमुलेट करने में लगा हुआ है और अब एक्सआरपी का हाईएस्ट परसेंटेज होल्ड कर रहा है। सीईओ गार्लिन हाउस ने खुलासा किया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ चल रहे मुकदमे के समाप्त होने के बाद रिपल आईपीओ की संभावना तलाशेंगे। रिपल सालों से आईपीओ की संभावना तलाश रहा है। हालांकि एसईसी वर्सेस रिपल मुकदमा जब खत्म होगा तब इस पेमेंट जायंट के लिए इस दिशा में कदम उठाने का सही समय होगा। हाल ही में क्रिप्टो मार्केट क्रैश जिसने अरबों का नुकसान किया, उसके बावजूद एनालिस्ट अल्टकॉइन की रिकवरी को लेकर बुलिश है। सेक वर्सेस रिपल का मुकदमा लगभग 15 महीनों से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये इस साल अंत तक खत्म हो जाएगा। क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंटिमेंट के आंकड़ों के अनुसार एक्सआरपी वेल्स फिलहाल अल्टकॉइन एक्यूमुलेट करने में व्यस्त है। एक्सआरपी की कीमत में गिरावट के साथ ही वेल्स ने अल्टकॉइन की वैल्यू को बढ़ा दिया है। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।